माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष सिवाग IAS चैनल से मुखातिब हूँ। सरकार की आलोचना कैसे करें? बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई क्यों करें? सरकार ने क्या बिगाड़ा है जो हम आलोचना करें? मैं अक्सर आपको बता चुका हूँ कि आप सरकारी सेवा में जा रहे हैं, ईश्वर करे जल्दी पहुँचें, तो आपको सरकार की आलोचना नहीं करनी है। कौन मालिक चाहेगा कि उसका सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, कि उसका सर्वेंट आकर उसकी आलोचना करे? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए एक सूत्री कार्यक्रम आपको अपनाना है कि सरकार की आलोचना किसी भी उत्तर में नहीं करनी है, मेंस आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में, निबंध मेंस का ही पार्ट है, उसमें भी नहीं, कहीं भी नहीं करनी है। लेकिन कुछ नीतियां ऐसी होती हैं कि जिनकी आलोचना करने का मन करता है बहुत ज़्यादा। तो कैसे करें? संक्षिप्त वीडियो है और लाख टके का उत्तर है। जब मेरे बताए हुए प्रश्न 7 करोड़ की वैल्यू के होते हैं तो करोड़ टके का क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के शोध का विषय मैं तमाम वीडियोस में बता चुका हूं। जब जब मैं डॉक्टर अंबेडकर की बात करता हूं तब तब मैं कहता हूं कि वे एक प्रख्यात इकोनॉमिस्ट थे। ऐसे ही आज मैं आपको जो बता रहा हूं, सूत्र रूप में तरीका नोट करके रखिए अपने पास कि आलोचना करनी है तो कैसे लिखना है। कई नीतियां ऐसी होती हैं सरकार की जिन्हें हम लोक नीति कहते हैं, पब्लिक पॉलिसी। बनती तो जनता के लिए ही है, लेकिन उनकी आलोचना करने का सॉलिड आधार हमारे पास होता है। ये नीतियां दो प्रकार की हैं, पिछली सरकारों द्वारा बनाई गई नीतियां और वर्तमान सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां। पिछली सरकार भी अगर वर्तमान सरकार की ही राजनीतिक दल की हो, जैसे मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, वो भी भाजपा की सरकार थी और आजकल भी भाजपा की सरकार है। तो एक तो नीति होती है जो राजनीतिक दल आज सत्तारूढ़ दल है, उसी की कोई पहले की सरकार की नीतियां, तो आलोचना थोड़ी संभल के करनी है। और एक वो राजनीतिक दल जो आज नहीं है, उसकी नीतियां, तब भी हमें बहुत संतुलित आलोचना करनी है, क्योंकि वर्तमान सरकार हो या पिछली सरकार, अगर आप सरकारी अधिकारी होते तो ना तब आलोचना कर पाते, ना अब आलोचना कर पाएंगे। ना कांग्रेस की आलोचना आप कर सकते थे, ना भाजपा की कर सकते हैं। तो पहली बात तो अखबारों का तरीका मत अपनाइए कोई भी बात लिखने में। मोदी जी ने लॉन्च की ये योजना, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो योजना लॉन्च की, वगैरह वगैरह, ये तरीका ठीक नहीं है। भाजपा ने लॉन्च की तो हमारे ख्याल से बिल्कुल ही ठीक नहीं है। सही तरीका क्या है एक IAS एस्पिरेंट के लिखने का? सही तरीका यह है कि आप लिखें भारत सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। अब अगर मान लो वर्तमान सरकार ने जो योजना लॉन्च की है उस योजना में आपको कमियां नजर आती हैं, पहली बात तो सपोर्ट सोचिए, कमियां नहीं, लेकिन अगर नजर आती हैं तो आपको लिखना है कि इस योजना के लिए विशेषज्ञों ने इन बातों पर आलोचनाएं की हैं, तो इन पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है।
कोई भी लोकनीति जब प्रारंभ में बनाई जाती है तो वो एक ओपन नीति होती है, क्लोज नहीं। ये स्किल ड्रॉर ने कहा है, ये स्किल ड्रॉर ने कहा है कि नीतियां ओपन होती हैं, यानी सब्जेक्ट टू चेंज होती हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर सरकार विचार करे तो संभावना है कि कोई सार्वभौमिक हल निकल सकता है जिससे कि आलोचकों को आलोचना का बिंदु नहीं मिलेगा। अब अगर आपको लगता है कि सरकार कुछ बिंदुओं पर हठधर्मिता से काम ले रही है, यानी जिद से, दे आर एडमेंट दैट वी विल नॉट कंसिडर एनी अमेंडमेंट एटसेट्रा, जैसे कि CAA था और किसान कानून है, जो भी हैं, तब आपको कहना चाहिए सदैव कि आलोचक कुछ आलोचना, बहुत थोड़ी सी लिखिए, ज़्यादा नहीं आलोचना, कि आलोचक कुछ बिंदुओं पर इस बात की आलोचना भी करते हैं, लेकिन चूंकि निर्णय लोकमत प्राप्त, बहुमत प्राप्त सरकार ने या पार्लियामेंट ने लिया है, अतः इस पर कोई आलोचना का बिंदु नहीं रह जाता है। भले ही आप हृदय से, मस्तिष्क से किसी नीति को पसंद ना करते हो, आजकल नीतियां संप्रदाय विशेष के हिसाब से भी चलती हैं, कुछ संप्रदाय कुछ नीतियों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप IAS एस्पिरेंट हैं तो आपको विरोध सतर्कता से करना है। पहली बात तो नहीं ही करना है, लेकिन अगर करना है तो अगर 90% समर्थन में कोई चीज़ है तो 10% दूसरों पर डालकर आप विरोध कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि जब ये नीति पारित हुई है संसद से तो विपक्ष ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई है। यद्यपि सत्ताधारी दल का बहुमत होता है संसद में, तभी वो सत्ताधारी दल है, फिर भी विपक्ष एक बौद्धिक भूमिका निभा सकता था। बजाय शोर शराबा, हंगामा या सदन न चलने देना, इससे कोई नीति रुक नहीं जाती है, बन के रहती है। लेकिन अगर कुछ प्रबुद्ध सुझाव दिए गए होते तो संभवतः वो नीति बेहतर बन सकती थी। ऐसा लिख के आप परफेक्ट IAS अधिकारी की तरह से लिखेंगे और आपका सिलेक्शन बड़े अच्छे नंबरों से होगा। अब दूसरी बात, ये पिछली सरकारों ने, तब आपको बड़ा संयत रहना है। ये नहीं कि आलोचना करने लगे कि मनमोहन सिंह जी तो कुछ बोलते ही नहीं थे वगैरह वगैरह। सरकारें हर बार हमेशा बोलती ही नहीं रहती। अब तालिबान के मुद्दे पर भारत अभी तक चुप है। जैसे आज की डेट में जो ये वीडियो बन रहा है, सितंबर के प्रथम सप्ताह में 2021 में, तो इस समय भारत सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट नहीं किया है और वो बिल्कुल सही है क्यों नहीं किया है। पहले हवा रवा देखेंगे, रुख देखेंगे, उनका रवैया देखेंगे, किस तरह की सरकार बनती है वो देखेंगे, तब रुख स्पष्ट करेंगे। ये थोड़ी कि विपक्षी दल चिल्ला रहे हैं कि रुख स्पष्ट करिए तो हम रुख स्पष्ट कर दें। क्यों बोले? ये हमारी मर्जी, नहीं बोलते। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी वर्तमान सरकार की चाटुकारिता करके आपको UPSC नंबर नहीं देगा, आपकी चाटुकारिता पढ़ के। आप यदि पिछली सरकार की आलोचना करते हैं धुआंधार, तो भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। वो सोचेंगे कि ये तो बहुत मौका परस्त है, आज उस सरकार की आलोचना कर रहा है और कल को अगर हम ना हुए, जिसकी कोई संभावना लग नहीं रही मुझे, तो ये हमारी आलोचना करेगा। कुल मिला के सरकार की आलोचना करने वाले IAS एस्पिरेंट को पसंद नहीं किया जाता। सुझाव देने वाले IAS एस्पिरेंट को अवश्य पसंद किया जाता है। तो आलोचना भी हो तो सुझाव के फॉर्म में हो, आलोचना हो तो इस तरह। अगर ऐसा किया गया होता तो उन विपक्षियों का भी मुंह बंद हो जाता या उन आलोचकों को भी जवाब मिल जाता जो इन बिंदुओं पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इट्स टू गुड।
आलोचना करने का भी एक तरीका होता है। आप सरकार के सामने हैं, यूपीएससी के सामने नहीं। ये सोच के चलिए, आपके सामने सरकार है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में, और आप उसके सामने खड़े होकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो आपको ये सदैव याद रखना है कि जितने आपको वाक्य लिखने हैं, उन्नत हिंदी या अंग्रेजी जो आपका मीडियम हो उसमें, सार्थक शब्दावली में, और उसके भाव में विशुद्ध सरकारी अधिकारी होने का भाव हो, सरकारी भाषा का प्रयोग करना है। मैं अपने पेड क्लासेस में सरकार की आलोचना भी बड़ी सफाई से करके दिखा देता हूं, विशुद्ध सरकारी भाषा का प्रयोग करके बता देता हूं। सरकारी भाषा ऐसी होती है कि एक शब्द बोला जाता है, उसके बहुत अर्थ निकलते हैं। जब हमें टालना होता है जनता के जवाबों को, जनता के सवालों को, और जवाब नहीं देना होता है, तो सरकारी अधिकारी बड़ी सफाई से बहुत टेक्निकल लैंग्वेज बोलता है। वो ये नहीं कहता कि मैं जवाब नहीं देना चाह रहा, या इधर उधर नहीं झांकता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में वो उत्तर भी देता है और नहीं भी देता है। यही विशेषता है सरकारी अधिकारी की, और यही अधिकारी के पद पर मैं रहा हूं 23 साल, 23 ईयर्स, और शान से रहा। मुख्य बात यह है कि आपके अंदर वो चतुराई, वो टैक्ट होना चाहिए जो पब्लिक डीलिंग के लिए चाहिए। आपको 5 तरह के कम्युनिकेशन आने चाहिए। जूनियर्स के साथ कम्युनिकेशन, समकक्षों के साथ यानी कि इक्वल्स के साथ में कम्युनिकेशन, सीनियर्स के साथ में कम्युनिकेशन, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन, और जनता के साथ कम्युनिकेशन। जब आप इन 5 कम्युनिकेशंस के महारथी होते हैं तब आप सेलेक्ट होते हैं। 4 किताबी गैंग आपको ये नहीं सिखाता है, ना उन 4 किताबों से आप सीख पाएंगे। नो डाउट किताबें अच्छी हैं, लेकिन ये कहिए कि उन 4 ही किताबों से आप आईएएस बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे। सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन सब कुछ है। सेकंड पेपर प्री में लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं कि वो उन 4 किताबों के चक्कर में और एनसीईआरटी के चक्कर में पड़े रहते हैं और फेल हो जाते हैं। एक बार आप सिलेबस पूरा देखिए तो 30 टॉपिक हैं, तो वो 30 टॉपिक क्या उन 4 किताबों में आपको मिल जाते हैं। और फिर जब 2.5 महीना बचता है मेंस एग्जाम का, तो उस 2.5 महीने में क्या आप मेंस की सारी तैयारी बड़ी बड़ी किताबों से कर लेंगे? एक बार को ये सोच के देखिए तो आप पाएंगे कि 4 किताबी गैंग ने आपको नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये जो नसरत गैंग है एनसीईआरटी वाला, नसरत यानी एनसीईआरटी, इस गैंग ने आईएएस एस्पिरेंट्स को तबाह कर दिया है, क्योंकि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि बिना इसकी तैयारी करे आईएएस की तैयारी होती नहीं है, और इसमें वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। एनसीईआरटी तैयार करके एग्जाम देते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, वही 4 किताबें पढ़ते रहते हैं, और फाइनली जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके सामने एक ही चारा रहता है कि बहुतायत से खुली कोचिंग्स में पढ़ाने लगें, क्योंकि प्री कभी कभी पास हो भी जाते हैं जो लोग, तो ये क्वालिफिकेशन है कोचिंग में पढ़ाने की, बस भविष्य खत्म। मेरी मानेंगे तो मेरी तरह सफल होंगे, जैसे मैं निरंतर 4 बार सफल हुआ, 4 बार अलग अलग पदों पर मेरा सिलेक्शन हुआ। एक एक बार में 4-4, 5-5 पदों पर सिलेक्शन होता था पहले, फिर हमें चॉइस लेनी पड़ती थी। ऐसे ही आप जो है झंडे गाड़ेंगे। तो सरकार की आलोचना नहीं करनी है, सरकार को सुझाव बड़े विनम्रता से देना है। अपने से बड़ों को जो सुझाव दिया जाता है वो भी बड़ी विनम्रता से दिया जाता है। अब जब मैं पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं, तो जब तमाम नीतियों की चर्चा करता हूं, तमाम बातों की चर्चा करता हूं, तो समालोचना करता हूं, क्रिटिकल अप्राइजल। क्रिटिकली अप्राइज जो लिखने को आता है अपने आप होता चलता है। मैं बताता हूं कि इस नीति में ये कमी थी, यहां पर अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, इसको ऐसे लिखना है। मैं वो सरकारी भाषा भी बताता हूं जिस सरकारी भाषा में लिखा जाना है।
जिससे कि सरकार की छवि बने। सरकारी भाषा के शब्द अलग होते हैं और आईएएस का मेंस के आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो इसी प्रकार का है कि हमें वही अपनाना पड़ता है। आप योजना आयोग की वेबसाइट, उसकी नीति आयोग की वेबसाइट निकाल के देख लीजिए, किसी भी विभाग की वेबसाइट निकाल के देखिए, एक बार को विवरण पढ़ लीजिए, सरकारी भाषा समझ में आएगी। डिस्क्रिप्शन पढ़िए, हिंदी या अंग्रेजी जो मीडियम हो आपका, कोई भी सरकारी विभाग की वेबसाइट होगी, राइट हैंड को ऊपर लिखा होता है हिंदी या अंग्रेजी, जिसमें आप पूरा विवरण पढ़ना चाहते हैं वो भाषा चूज कर लीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि जो भाषा है वो बहुत ही नपीतुली और संतुलित होती है। एक बार आपको वो शब्द समझ में आ जाएंगे, 50-100 शब्द होते हैं, फिर आपको सरकारी भाषा समझने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। अंग्रेजी में भी बहुत टिपिकल शब्द हैं, हिंदी में भी बड़े टिपिकल शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ बड़े व्यापक हैं। मैंने फाउंडेशन बैच में, जिसका नाम अब एडवांस फाउंडेशन प्लस बैच है, और देखा जाए तो फीस बिल्कुल नहीं बढ़ी है, इसके अंदर अब पर्सनैलिटी बैच शामिल कर दिया गया है और नॉमिनल सी फीस बढ़ाई गई है। 37,000 में ये बैच उपलब्ध है। पर्सनैलिटी बैच आप अलग से भी ले सकते हैं। जो पर्सनैलिटी बैच वाले हैं वो फाउंडेशन लेना चाहें तो उन्हें पुराने रेट पर ही मिलेगा, यानी 31,000 पर, क्योंकि पर्सनैलिटी बैच उन्होंने ले रखा है, तो 31 पर उन्हें अवेलेबल होगा। फाउंडेशन में मैंने इतनी वोकेबुलरी बताई है, हिंदी की, इंग्लिश की, प्रशासनिक भाषा, विधिक भाषा, करंट अफेयर्स समझने के लिए क्या चाहिए वो सब भाषा, सारी शब्दावली, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान। करंट अफेयर्स तो अनलिमिटेड समय तक आपको मिलते हैं और बैच तो 12 महीने का होता है। और पर्सनैलिटी के साथ में जो बैच होता है आजकल का, जो पर्सनैलिटी वो है, क्या कहते हैं, फाउंडेशन प्लस बैच, उसे 15 महीने का कर दिया गया है। इतना कुछ आपको मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग मिलती है, निबंध लेखन मिलता है, सब कुछ मिलता है। और विशेष बात यह है कि 37,000 जब फीस हुई है तो इसके अंदर पर्सनैलिटी बैच शामिल हो गया। 11,000 का पर्सनैलिटी बैच है, वो शामिल हो गया है। तो उसमें आपको सब कुछ पूछने की अनुमति भी है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड हर चीज़ पूछने की परमिशन है। आप 9540497415 पर व्हाट्सएप करके 9540497415 व्हाट्सएप करके इस बैच को लेने में देर मत करिए। ऐसा बैच आपको मिलेगा नहीं। 300 वीडियोस फाउंडेशन बैच के, 80 वीडियो पर्सनैलिटी बैच के, और मुझसे सदैव के लिए संपर्क, हमेशा के लिए। पहले मुझसे संपर्क करने की कोई परमिशन नहीं थी, अब व्हाट्सएप के डेडिकेटेड नंबर पर, अलग नंबर पर मुझसे संपर्क की अनुमति भी है। मैं आपको सेलेक्ट कराने वाली चीज़ें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, और आपको इस लायक बनाता हूँ कि आप पढ़ सकें वो जिससे आप सेलेक्ट होते हैं। आपकी मर्जी है, 4 किताबी गैंग, नसरत गैंग के चक्कर में रहिए, वॉट एवर। थैंक यू।